मैं एक पाकिस्तानी जासूस भारत में एक अहम मिशन के दौरान DMI की हिरासत में हूँ। मेरे फरार की एक कोशिश नाकाम हो चुकी है और मुझे 3rd डिग्री टॉर्चर का निशाना बनाया जा चुका है। पूरी कहानी सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद प्लेलिस्ट के लिंक को क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बिला ताखीर मिलती रहें। और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी कहानी कैसी लग रही है। तो आइए कहानी की तरफ वापस चलते हैं। 1 माह और 6 दिन पहले 6 जून 1974 को मैं गिरफ्तार हुआ था और आज 12 जुलाई जुम्मतुल मुबारक था। गिरफ्तारी के दौरान मैं मजमूई तौर पर ज्यादा से ज्यादा 15-20 घंटे सोया था, वरना बेशतर वक्त तशद्दुद और उसके नतीजे में बेहोशी की हालत में ही गुजरा। तशद्दुद के दौरान मुझ पर जो बीती उसे मैं तफसीलन आपकी खिदमत में अर्ज कर चुका हूँ। इतने साल गुजरने के बाद भी इस 3rd डिग्री टॉर्चर को बयान करते हुए मेरी जो ज़हनी कैफियत है उसे मैं ही जानता हूँ। मैं गहरी नींद में था कि मेरे साथियों ने मुझे जगाया। आरिफ डॉक्टर को लेकर आ चुका था। डॉक्टर ने मेरी टांग का जख्म को देखा, हड्डी से टूटे हुए टुकड़े और गोश्त को अलहदा किया। जख्म वाली जगह पर हड्डी बिल्कुल नंगी हो चुकी थी, उसकी मरहम पट्टी की। ताज़ा तरीन जख्म मेरी बाईं रान में खारदार तार फलांगने के वक्त आया था। डॉक्टर ने उस जख्म को भी साफ किया। मेरे सर की हड्डी टूट चुकी थी। खोपड़ी के गोश्त का कुछ हिस्सा टुकड़ों के बीच चला गया था और कुछ हिस्से ने सर के ऊपर स्पीड ब्रेकर की शक्ल इख्तियार कर ली थी। डॉक्टर आरिफ का ये इंतहाई बाएतमाद दोस्त जनरल प्रैक्टिस करता था, जबकि मेरे जख्मों को ऑपरेशन थिएटर और स्पेशलिस्ट सर्जन की जरूरत थी। उस डॉक्टर से जो कुछ बन पड़ा उसने किया और हर रोज सुबह आने का कहकर वो चला गया। मेरे साथियों ने मेरी शेव बनाई और सारे जिस्म को स्पंज किया। मेरे तमाम कपड़े और सामान तो लोधी होटल में था। मेरे जूडो कराटे वाले साथी ने बताया कि मेरी जिन हालात में गिरफ्तारी हुई थी उससे वो समझ गया था कि मुसीबत बहुत बड़ी है, लिहाजा वो सीधा लोधी होटल गया। होटल के स्टाफ ने उसे मेरे हमरा देखा हुआ था, चुनाचे उसने अपने और मेरे चेकआउट होने का कहा और मेरे कमरे की चाबी भी ले ली। उसने मेरा सारा सामान पैक किया। होटल में हम दोनों ने 1 जून को एडवांस में महीने भर की अदायगी की थी, चुनाचे होटल वालों ने हम दोनों की बकिया रकम वापस कर दी। मेरे मुतालिक उसने होटल वालों को बताया था कि अचानक बहुत जरूरी काम से मुझे कलकत्ते जाना पड़ गया है और वापसी 3-4 माह से कबल नहीं होगी। मेरा ये साथी चूंकि मेरी वसातत से ही होटल में ठहरा था, लिहाजा होटल वालों ने कोई तगर्रुज न किया और एडवांस दी गई रकम के साथ साथ मेरा साथी अपने सामान के हमरा मेरा सामान भी ले आया। मैंने कपड़े तब्दील किए। दोपहर को खाने के बाद मैंने अपने नंबर 2 हबीब से मेरी गिरफ्तारी के बाद के हालात पूछे तो उसने बताया कि उन्होंने मेरी गिरफ्तारी की इत्तला दूसरे दिन पाकिस्तान ट्रांसमिट कर दी थी। वहां से दूसरे रोज पैगाम मिला था कि तमाम सरगर्मियां मुअत्तल कर दी जाएं और नए अहकाम तक हबीब ही ग्रुप लीडर होगा। उसने बताया कि यशवंत से मामूल के मुताबिक डाक ले ली जाती है, लेकिन डाक लाने ले जाने वाला कोई नहीं है। 5 जुलाई को पाकिस्तान से पैगाम मिला कि अगले दिन कैप्टन अरशद से हबीब वहीं मिले जहां उससे पहली मुलाकात हुई थी। ये सब्जी मंडी की मेन रोड का होटल था। 6 जुलाई को वो साथियों के कवर में उस होटल में पहुंचा और कैप्टन अरशद को तफसीलन मेरी गिरफ्तारी का बताया और डाक का तबादला किया। कैप्टन अरशद अपने हमरा नया कोरियर लाया था। आइंदा उससे मिलने का वक्त और मकाम तय किया और अभी उसके आने में 4 रोज बाकी थे। गैराज के लड़के मेरी गिरफ्तारी का पता चलने पर बहुत मुश्तिल थे। जब उन्हें मालूम हुआ था कि मैं DMI की हिरासत में हूं तो उन्होंने वहां 3 बम धमाके किए। मैंने अपने साथियों को अपनी गिरफ्तारी के हालात तफसीलन बताए। मेरा DMI हेडक्वार्टर से जिंदा सलामत बच निकलना एक मौजज़ा था। मुझ गुनहगार बंदे पर अल्लाह पाक ने बेहद रहम व करम किया था। मेरे साथियों ने मेरे कामयाब फरार का मुख्तसर अल्फाज में मैसेज ट्रांसमिट कर दिया था और अब तफसीली रिपोर्ट मैं अपने एक साथी से लिखवा रहा था ताकि कोरियर के जरिए पाकिस्तान भिजवा सकूं। मेरी तीमारदारी का काम मेरे साथियों ने संभाल लिया, जबकि नज़ीर ने डॉक्टर के मशवरे से मेरे लिए मुरगन ग़िज़ाएं पकवानी शुरू कर दी ताकि मेरी जिस्मानी कमजोरी जल्द दूर हो सके। डॉक्टर बिला नागा आता और मेरी मरहम पट्टी के अलावा इंजेक्शन और दवाइयाँ देता। मेरी टांग का जख्म सिर्फ इस हद तक ठीक हो सका कि नंगी टांग पर एक निहायत बारीक झिल्ली बन गई। आज भी हालत ये है कि अगर इत्तेफाकन साबुन भी उस जगह पर जोर से घिस दूं तो झिल्ली फट जाती है और खून बहना शुरू हो जाता है। दाएं टांग की स्टेपनी तशद्दुद से टूट चुकी थी और सही न जुड़ सकी और पट्टे इस तरह मजरू हो चुके थे कि दाईं टांग का जोड़ हमेशा के लिए सूज गया और इस टांग पर मैं आज तक बोझ नहीं डाल सकता और ना ही कोई मामूली रुकावट फलांग सकता हूँ।
میدے میں شیشے کے ذرات اس طرح پیوست ہو گئے کہ میں مستقلاً میدے کا مریض بن چکا ہوں اور مسلسل دوائیوں کا استعمال کرتا ہوں۔ ایک اور تکلیف شدید دمے کی صورت میں نذیر کے گھر سے ہی شروع ہو گئی، جسے بمبئی، کھٹمنڈو اور پاکستان کے سول اور فوجی ڈاکٹر بھی ٹھیک نہ کر سکے۔ یہ تکلیف 1977 میں راولپنڈی کے ایک عام ڈاکٹر کی دوا سے ہمیشہ کے لیے دور ہو گئی۔ یہ نہایت کم قیمت دوا میں نے مکمل صحت یاب ہونے کے بعد ضرورت مندوں میں مفت تقسیم کرنی شروع کر دی۔ اس زود اثر دوا سے 20 سال پرانے دمے کے مریض بھی 15 دن کے استعمال سے ہمیشہ کے لیے دمے سے چھٹکارا پا جاتے ہیں۔ میرے فرار کے چوتھے روز بھارتی، ہندی اور انگریزی اخبارات میں میری تصویروں کے ساتھ نمایاں طور پر یہ خبر چھایا ہو گئی کہ یہ پاکستانی جاسوس قید سے فرار ہو گیا ہے۔ اس کی گرفتاری میں مدد دینے والے کو 10,000 روپے انعام میں دیے جائیں گے۔ گزشتہ نئے سال کی رات لودھی ہوٹل میں تقریب کے دوران میری ایک بھارتی بریگیڈیئر کی بیوی کے ساتھ کسی فری لانسر فوٹوگرافر کی کھینچی ہوئی تصویر بھی اخبارات میں شائع ہوئی۔ یہ تمام اخبارات حبیب نے کوریئر کے ذریعے پاکستان بھجوا دیے۔ میں اب اپنے ساتھیوں کا لیڈر نہیں بلکہ مہمان تھا اور ان کے پاس صرف صحت یاب ہونے تک ٹھہرا تھا اور اس انتظار میں تھا کہ مجھے اپنی آئندہ موومنٹ کے احکام ملیں اور میں یہاں سے رخصت ہو جاؤں۔ میرا سائلنسر والا پسٹل چونکہ میرے لیے تحفہ تھا، اس لیے میں نے اسے لے لیا اور ہمیشہ لوڈڈ اپنے سرہانے رکھتا، تاکہ اگر ڈی ایم آئی والے میری تلاش میں یہاں تک پہنچ گئے تو ساری گولیاں ان پر برسا کر آخری گولی سے خود کو ہلاک کر لوں۔ گراج کے لڑکے بھی 1 یا 2 کی ٹولی میں مجھ سے ملنے آتے رہے۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ ان کے پھینکے ہوئے 3 بموں سے میں تقریباً 100 میٹر کے فاصلے پر سیل میں بند تھا اور دھماکوں کی آواز میں نے سنی تھی تو ان کے چہرے فخر سے کھل اٹھے۔ میرا دلی میں ساتھیوں کے ہمراہ رہنا نہ صرف میرے لیے بلکہ میرے ساتھیوں اور نذیر اور عارف کے لیے بھی خطرناک تھا۔ میرے زخم اور صحت بتدریج ٹھیک ہو رہی تھی۔ اسی دوران پاکستان سے ڈاک موصول ہوئی اور مجھے بمبئی جانے کا حکم ملا۔ بمبئی میرے لیے نسبتاً بہت محفوظ تھی۔ پاکستانی سرحدوں کی طرف تو جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اول تو بھارت نے سرحدیں سیل کر دی تھیں اور دوسرا میری جسمانی حالت ابھی تک ایسی تھی کہ میں بمشکل لنگڑا کر چل سکتا تھا۔ ٹریننگ کے دوران 11 میل تک مجھے دوڑنے کی پریکٹس کروائی گئی تھی اور اب یہ حالت تھی کہ بغیر سہارے کے چند قدم چلنا بھی دشوار تھا۔ میرے سینئرز کی طرف سے مجھے بمبئی میں 2 ہمدردوں کے نام بھیجے گئے جو میری مکمل صحت یابی تک میری نگہداشت اور میزبانی کر سکتے تھے۔ میرے پاس اپنے سامان کے 2 سوٹ کیس تھے۔ میں نے بمبئی کے گرم مرطوب موسم کے پیش نظر 2-3 جوڑے لباس اور دوسرا ضروری سامان ایک ایئر بیگ میں رکھ لیا۔ میرے دونوں سوٹ کیس عارف نے بمبئی میں وکٹوریا اسٹیشن کے لیے بلٹی کروا دیے۔ میرے ساتھی اور گراج کے لڑکے دلی کے حالات مجھے ہر شام بتاتے۔ سول اور فوجی جاسوسی محکموں کے لوگ پوری دلی میں پھیل کر مجھے تلاش کر رہے تھے۔ شاید انہیں بتایا گیا تھا کہ میری جسمانی حالت ایسی ہرگز نہ تھی کہ دلی سے باہر جا سکوں اور میں یقیناً دلی میں ہی کہیں روپوش ہوں گا۔ اگرچہ پورے بھارت میں میرے پکڑے جانے کا احتمال تھا، لیکن دلی کی ناکہ بندی توڑ کر نکلنا خاصا دشوار کام تھا۔ عارف نے مجھے دلی کی حدود سے باہر چھوڑنے کی پیشکش کی تو میں نے انکار کر دیا۔ ساتھی بھی میرے ساتھ محفوظ مقام تک جانے کو تیار تھے، لیکن میں اپنی خاطر انہیں کسی مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ بہت سوچ بچار کے بعد میں نے قیصر کو بلوایا اور اسے اپنی مشکل بتائی۔ قیصر نے مجھے کہا کہ آپ ہر روز رات 12 بجے بالکل تیار رہا کریں، میں 2-3 دن کے اندر ہی گاڑی لے کر آ جاؤں گا۔ اب حالت یہ تھی کہ نذیر، عارف اور میرے ساتھی ہر روز رات کے 1 بجے تک میرے پاس بیٹھے رہتے۔ قیصر سے بات ہوئی، تیسری رات 11:30 بجے گھنٹی بجنے کی آواز آئی۔ نذیر نے دروازہ کھولا تو لیفٹیننٹ کی وردی میں ملبوس قیصر تھا۔ کہنے لگا کہ جلدی کیجئے، 2 فوجیوں کو ہلاک کر کے جیپ حاصل کی ہے اور 3 لڑکے فوجی سپاہیوں کی وردی پہنے جیپ میں بیٹھے ہیں۔ ہمیں اس سے پہلے کہ سپاہیوں کی ہلاکت اور جیپ کی گمشدگی کا پتہ چلے، آپ کو چھوڑ کر واپس آنا اور جیپ کو ٹھکانے لگانا ہے۔ یوں اچانک روانگی کا پروگرام سن کر میرے سمیت میرے ساتھیوں نذیر اور عارف کی بھررائی ہوئی آنکھیں چھلک اٹھیں۔ سب نے گلے مل کر مجھے الوداع کہا۔ میں نے انہیں کہا کہ مجھے چھوڑنے کے لیے گھر سے باہر کوئی نہ آئے۔ قیصر کا سہارا لیے میں بڑی سڑک پر آ گیا۔ جیپ میں بیٹھے لڑکوں نے مجھے سہارا دے کر پچھلے حصے میں سوار کروایا۔ ڈرائیونگ ایک دوسرا لڑکا کر رہا تھا۔ قیصر اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور جیپ تیزی سے انڈسٹریل ایریا کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستے میں 2 جگہ ناکے لگے ہوئے تھے جنہیں فوجی جیپ اور قیصر کی وردی نے آسانی سے عبور کر لیا۔ انڈسٹریل ایریا ختم ہونے کے بعد ایک چھپر ہوٹل ٹرک ڈرائیوروں کے لیے بنا ہوا تھا۔ میرے پروگرام کے مطابق مجھے یہاں سے اپنا سفر اکیلے جاری رکھنا تھا۔
छप्पर होटल से जरा आगे कैसर और लड़कों ने मुझे गर्मजोशी से अलविदा कहा और तेजी से पलट गए। इस सड़क पर ट्रैफिक की आमद और रफ्त जारी थी। मैं सड़क से जरा हटकर एक ऐसी जगह पर खड़ा हो गया जहां जाने वाली गाड़ियों की रोशनी मुझ पर न पड़े। मैं चाहता था कि किसी ट्रक में लिफ्ट लूं। बसों और मोटर कारों से मैं बचना चाहता था। मुझे वहां खड़े आधे घंटे से ज्यादा हो गया। इस दौरान कई ट्रक गुजरे, लेकिन मेरे इशारे पर किसी ने ध्यान न दिया। बिलाखिर एक ट्रक रुका। उसका ड्राइवर एक सिख था। उसने कहा कि वो सिर्फ होटल तक जा रहा है। मैंने गनीमत जाना और उसमें सवार हो गया। मैंने होटल का कभी नाम भी नहीं सुना था और सिर्फ ये चाहता था कि रात के अंधेरे में दिल्ली से जितना दूर मुमकिन हो चला जाऊं। तकरीबन पौन घंटे के बाद ड्राइवर को मैंने कहा कि एक इमरजेंसी की वजह से मुझे मिथ्रा जाना है। सरदार जी ने मुझसे 10 रुपए किराया लिया। वो मुझे कस्बे के ट्रकों के अड्डे पर ले गया और मुझे कूसी जाने वाले एक ट्रक पर बिठा दिया। उसने कहा कि मिथ्रा के लिए बस या ट्रक सुबह से पहले नहीं मिल सकता। मैं ट्रक में कोसी चला जाऊं, जो यूपी का सरहदी कस्बा है। वहां से मिथ्रा जाने वाली बसें और ट्रक मिल जाएंगे। ये ट्रक कोसी कस्बे में दाखिल हो ही रहा था कि ड्राइवर ने ट्रक की लाइटों का इशारा देकर आने वाली बस को रोक लिया। उस वक्त सुबह की हल्की फुल्की रोशनी हो चुकी थी। ड्राइवर ने बस पर हिंदी में लिखा मिथ्रा पढ़कर ही उसे रोका था। ड्राइवर को 10 रुपए देकर मैं बस में जा बैठा। सुबह के 9 बजे होंगे जब बस मिथ्रा के मज़ाफ़ात में दाखिल हुई। बस शहर में दाखिल हुई तो मैंने बस से उतरकर एक साइकिल रिक्शा लिया और उसे रेलवे स्टेशन चलने को कहा। मैं बस के अड्डों और पुरहुजूम सड़कों से बचना चाहता था। दिल्ली से रवानगी से पहले ही मैंने प्लान बनाया था कि मिथ्रा तक बजरिया सड़क और मिथ्रा से बम्बई बजरिया ट्रेन जाऊंगा। रेलवे टाइम टेबल के मुताबिक पंजाब मेल ठीक 9:30 बजे मिथ्रा पहुंचती और 20 मिनट बाद रवाना हो जाती। मुझे स्टेशन पर पहुंचे अभी चंद ही मिनट हुए थे कि पंजाब मेल आ गई। मैंने प्लेटफॉर्म पर बाहर खड़े एक कुली से बम्बई का लोअर क्लास का टिकट मंगवा लिया और खुद प्लेटफॉर्म की ओट में खड़ा हो गया। जो ही इंजन ने रवानगी का विसल दिया, मैं जल्दी से प्लेटफॉर्म से दाखिल हुआ और लोअर क्लास का जो डब्बा सामने दिखाई दिया उसमें सवार हो गया। डब्बा खचाखच भरा हुआ था। बहुत से मुसाफिर डब्बे में फर्श पर बैठे थे। मैं भी खिड़की के साथ वाली सिंगल सीट के फर्श पर बैठ गया। मेरे साथ ही एक फौजी सिपाही बैठा था और सीट पर सफेद साड़ी पहने एक बावकार औरत बैठी थी। उसने एक पांव से चप्पल उतार रखा था, जो ट्रेन के मुख्तलिफ स्टेशनों पर रुकने और चलने के दौरान सीट के नीचे काफी पीछे चला गया। उस औरत ने जब चप्पल की तलाश की तो मैंने नीचे बैठे होने की वजह से उसके चप्पल पीछे से उठाकर उसके दूसरे पांव के करीब रख दिया। इस खिदमत का सिला उस खातून ने यूं दिया कि अपने स्टेशन पर उतरने से पहले उसने अपनी सीट मुझे दे दी। मुझे सीट पर बैठे देखकर फौजी मुझे कहने लगा कि इस सीट पर तो मेरा हक है, क्योंकि मैं तुमसे पहले इस सीट के खाली होने का इंतजार कर रहा था। मेरे पूछने पर उसने बताया कि वो छुट्टी पर बम्बई जा रहा है। मैंने उसे कहा कि हक की बात छोड़ो, चूंकि सफर लंबा है और मुझे भी बम्बई जाना है, इसलिए बारी बारी इस सीट पर बैठेंगे। मुझे भी इस लकड़ी की सीट से ज्यादा फर्श पर टांगे पिसार कर बैठने में ज्यादा आराम था। मेरे बैग में 10,000 रुपए थे। टॉयलेट जाने के दौरान उसकी हिफाजत की भी जरूरत थी। किस्सा मुख्तसर यूं कि भारतीय इंटेलिजेंस जो मुझे तलाश कर रही थी, उन्हीं की फौज के एक आदमी से मैंने अपने सामान की हिफाजत करवाई और कभी सीट पर और कभी फर्श पर बैठते अगले रोज गाड़ी बम्बई के मज़ाफ़ात में दाखिल हो गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी कहानियां जल्द से जल्द मिल सकें। और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी कहानियां कैसी लग रही हैं। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। हम मज़ीद कहानियां लेकर जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।